एपिसोड 4 शुरू होता है फुल ऑन एक्शन के साथ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। सुबह सारे कैदी अपना नहाना धोना कर रहे होते हैं। अब यहाँ एक कैदी ब्रिंदा नाची के बाथरूम में घुस जाती है और उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। अब बाकी सारी औरतें जो हैं वो हंस रही होती हैं और लड़कियां ये सब देख के बस इग्नोर करती हैं। मुत्थू तो वहीं बाथरूम के बाहर खड़ी थी, लेकिन कोई नाची की मदद नहीं करता और इस टाइम नंदिनी नाची को बचाने जाती है। यहाँ ब्रिंदा काफी गाली गलौज करती है, विमला को तो धक्का भी दे देती है और नाची बाहर आके ब्रिंदा को गालियां देती है, उसको पानी में भी गिरा देती है। लेकिन ब्रिंदा फिर भी जबरदस्ती नाची को किस कर लेती है। इसके बाद ब्रिंदा नंदिनी से बोलती है कि आज से नाची उसकी है और जिसमें दम हो वो रोक के दिखाए। और नाची नंदिनी से बोलती है कि वो फ्री हॉस्टल में रही है और उसने इस तरह की बहुत लड़कियां देखी हैं। ये और किसी वजह से नहीं, पावर और अथॉरिटी के लिए ये सब करती हैं। अच्छा, अब इस सीन से शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी किस किस को याद आई, कमेंट पर जरूर बताना। अब सक्करई का मानना है कि इन लड़कियों के बारे में अगर कोई जानकारी मिल सकती है तो वो उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से ही मिल सकती है, क्योंकि कहीं और से तो कोई कनेक्शन मिल ही नहीं पा रहा है। वो लोग तो एक शहर से भी नहीं है। वीरा, संधनम और उलगू के बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन उनको भी इनके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी किसी का तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था और गांधारी लेस्बियन है। पुलिस लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढना शुरू करती है, लेकिन वहाँ भी कोई लिंक नहीं मिलता। मुत्थू अपने ऑर्केस्ट्रा डांस अपलोड करती थी, वीरा अपना बास्केटबॉल गेम, मुप्पी फन फैक्ट्स, सेन बगम की राशन की दुकान के वीडियोस, नाची एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है तो उसके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, संधनम के मेडिकल रिलेटेड, गांधारी अपना लॉ रिलेटेड और उलगू में माता आती है तो वो उससे रिलेटेड। मतलब यहाँ उनके बारे में थोड़ा पता चलता है, लेकिन उनका आपस में या चेलप्पा से कोई रिलेशन है ये नहीं पता चलता। अब यहाँ उनकी फोन ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट आ गई है, जिसके हिसाब से 3 लड़कियों का फोन स्विच ऑफ था, लेकिन सबका फोन उनके होम टाउन में था। मतलब इनको पहले से पता था कि फोन की लोकेशन निकाली जाएगी, इसीलिए ही तो अपना फोन घर में छोड़ के आई थी। अब कांस्टेबल गीता बोलती है कि अगर फोन लोकेशन उनके घर का है, मतलब कि वो लोग क्राइम सीन पे नहीं थी और झूठ बोल रही हैं। लेकिन मुत्थू का भी लोकेशन उसके घर का ही है और वो तो क्राइम सीन पे पुलिस को मिली थी। तो मतलब फोन लोकेशन से इन्हें कुछ भी पता नहीं चला, ना ही ये कुछ साबित कर सकते हैं। अब चेलप्पा के जूनियर लॉयर्स से पता चलता है कि चेलप्पा 10 साल से किसी बड़े केस की पैरवी कर रहा था और उसे डर था कि अगर ये केस पब्लिक हो गया तो कहीं वो केस डिसमिस ना हो जाए, इसलिए उसने इस केस के बारे में अपने जूनियर्स तक को नहीं बताया। लेकिन उसकी डिटेल्स चेलप्पा के लैपटॉप में जरूर होगी, मगर पुलिस को तो कॉटेज से कोई लैपटॉप नहीं मिला। यहाँ एक और बात सामने आती है कि चेलप्पा आज तक कोई केस नहीं हारा, सिवाय प्रियमवदा के स्कूल वाला केस, जिसमें मूर्ति का बड़ा हाथ था। उसने प्रियमवदा से पैसे लेके किसानों को धमकाया था कि वो कोर्ट में गवाही ना दें, इसलिए सक्करई उन वकीलों को अपनी बात पूरी नहीं करने देता और बाहर ले जाता है। ये बात मूर्ति को बहुत बुरी लगती है कि अभी तो वो एक टीम है ना, तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है। यहाँ वो समझ जाता है कि शायद मालती ने सक्करई से मूर्ति के बारे में कुछ कहा होगा और फिर वो बताता है कि चेलप्पा और मूर्ति के बीच क्या हुआ था। दरअसल 1 साल पहले जब चेलप्पा ने मूर्ति पे प्रियमवदा से रिश्वत लेने का केस किया था, तब मूर्ति चेलप्पा से बात करने गया था और उसने बताया कि प्रियमवदा ने मूर्ति के बेटे को अपने हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ्री में एडमिशन दिया और इसके बदले स्कूल के पास वाली जमीन मूर्ति को अपने नाम पे खरीदने को बोला, जिसके लिए पैसे भी प्रियमवदा ने ही दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रियमवदा ने खुद क्यों नहीं खरीदी जमीन, क्योंकि चेलप्पा ने प्रियमवदा पे केस किया हुआ था ना, इसलिए वो नहीं खरीद सकती थी। अब मूर्ति चेलप्पा से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि जिसकी जमीन है वो उसे जमीन वापस कर देगा, अपने बेटे का भी एडमिशन किसी और स्कूल में करवा देगा, बस चेलप्पा अपना केस वापस ले ले। लेकिन चेलप्पा नहीं मानता। उसका कहना था कि रिश्वत के केस से चेलप्पा का केस प्रियमवदा के खिलाफ और मजबूत होगा। और यहाँ वो एक बात बोलता है कि 10 साल पहले ही प्रियमवदा को जेल करवा देनी चाहिए थी। अब ये जो 10 साल है ना, ये बार बार आ रहा है। एपिसोड 1 में चेलप्पा ने सक्करई से 10 साल पहले हुई किसी घटना के बारे में बात की थी। चेलप्पा के जूनियर्स ने भी बताया कि चेलप्पा 10 साल से किसी केस की पैरवी कर रहा था, तो शायद यहाँ कुछ कनेक्शन है। अब मूर्ति और सक्करई प्रियमवदा से मिलने उसके स्कूल जाते हैं और यहाँ मूर्ति का बेटा मिलता है
जो मूर्ति को इग्नोर कर देता है। अब प्रियमवदा को सक्करई उन लड़कियों की फोटो दिखाता है, जिसे देख के ऐसा लगता है प्रियमवदा कुछ तो जानती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। सक्करई बोलता है कि प्रियमवदा और चेलप्पा के बीच दुश्मनी 10-12 सालों से चल रही है और चेलप्पा को आखिरी कॉल प्रियमवदा ने ही किया था। प्रियमवदा बताती है कि चेलप्पा का कहना था कि स्कूल कालीपट्टनम में है तो लोकल स्टूडेंट्स को 50% सीट्स मिलना चाहिए और इसलिए चेलप्पा ने प्रियमवदा पे केस किया था कि खेती वाली जमीन पे स्कूल बना है और प्रियमवदा ने चेलप्पा पे मानहानि का दावा कर दिया था। यही बताने उसने कॉल किया था। अब नंदिनी मुप्पी से मिलने जाती है। मुप्पी बताती है कि ऐसे झटके उसको आते रहते हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि ये साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स हैं और ये मुप्पी को 10 साल पहले शुरू हुआ। देखा, फिर से 10 साल, तो ये उसे 10 साल पहले अग्नि नटचतिरम मूवी के दौरान हुआ। अग्नि नटचतिरम में एक बाप की कहानी दिखाई गई है और नंदिनी को लगता है कि मुप्पी अपने पापा के काफी क्लोज होगी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन मुप्पी बताती है कि उस मूवी के क्लाइमैक्स में लाइट ऑन ऑफ होती रहती हैं और इससे दिमाग में हलचल होती है और दौरे पड़ते हैं और नंदिनी के सेल में ट्यूबलाइट खराब है, वो ऑन ऑफ होती रहती है, इसीलिए मुप्पी को वो दौरा पड़ा। अब मुप्पी बोलती है कि जब हॉस्टल वार्डन को इस बारे में पता चला तो वो मुप्पी को मूवीज नहीं देखने देती थी। अब देखो, यहाँ कनेक्शन मिल गया ना, आपको मिला। सुबह नाची ने भी हॉस्टल में रहने की बात बोली थी ना, और अभी मुप्पी ने भी हॉस्टल की बात की। और अब नंदिनी सरोजा से बोलती है कि वो उनके सेल की ट्यूबलाइट बदलवा दे। सरोजा हाँ बोलती है और सुबह जो बृंदा ने नाची के साथ किया उसके बारे में पूछती है कि क्या नाची ठीक है। मतलब शायद बृंदा को भी सरोजा ने समझा दिया होगा कि नाची को परेशान न करे। उसके बाद नंदिनी विमला से अपने हिस्से का भी काम करने की रिक्वेस्ट करती है और उन लड़कियों से बात करके उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। गांधारी जहाँ झाड़ू लगा रही होती है वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है जिसके पास जाने से भी कांस्टेबल मना कर रही है क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है। गांधारी नंदिनी से पूछती है कोई जेल में सामान ला के दे सकता है क्या। नंदिनी बताती है कि सुपरमार्केट नाम से एक औरत है, वो हर चीज ला के दे सकती है। गांधारी बताती है कि उसे शराब मंगवानी है, बाकी तो कोई नंदिनी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वीरा को टॉयलेट साफ करने का काम मिला है। नंदिनी बोलती है कि उसे बहुत मुश्किल काम मिला है और वो वीरा की मदद कर सकती है, जिसपे वीरा काफी भड़क जाती है और बोलती है कि उसने स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल हर जगह ये काम किया है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। तो यहाँ एक और लड़की ने हॉस्टल की बात बोल दी है। मतलब हॉस्टल ही वो कॉमन लिंक है जो इन सबको जोड़ती है। आगे चेलप्पा की अस्थियों का विसर्जन करने मालती, सुंदर और सक्करई आए हुए हैं। यहाँ सुंदर मालती पे भड़क जाता है कि उसने धामू को क्यों नहीं बुलाया, आखिर वो भी तो फैमिली का हिस्सा है। अब मालती सक्करई से बोलती है कि धामू को बुलाना चाहिए था लेकिन वो भूल गई। धामू 14 साल से त्योहार में रोल कर रहा था, अगले साल से वो भी देवी माँ बन सकता था, लेकिन दाह संस्कार के टाइम सुंदर नशे में था तो धामू ने एक बार नहीं सोचा और अपना तावीज निकाल दिया और चेलप्पा को मुखाग्नि दी और उसके 14 साल की तपस्या बेकार हो गई और अब उसे दोबारा से 14 साल दूसरे रोल करने होंगे देवी माँ बनने के लिए। ये बात सक्करई को अजीब लगती है और वो धामू को ढूंढता है और उसे पता भी चल जाता है कि वो कहाँ है। सक्करई धामू के पास पहुँचता है। धामू समंदर में अपना भेस धो रहा है। सक्करई को धामू की कही बात याद आती है कि आखिरी दिन लोग अपना भेस त्याग के समंदर में डुबकी लगाते हैं और भेस के साथ उनका गुस्सा, जलन, पाप सब धुल जाता है। सक्करई धामू से पूछता है कि वो इस वक्त कौन सा पाप धो रहा है, तो धामू बोलता है कि वो नहा के राजा का भेस बनाने वाला था, लेकिन ये तो झूठ है क्योंकि धामू ने अपना तावीज निकाल दिया और अब वो कोई भी रोल नहीं कर सकता। सक्करई धामू को मुत्थू का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या वो उसे पहचानता है। धामू मना कर देता है। सक्करई धामू से पूछता है कि जिस रात चेलप्पा का मर्डर हुआ तब धामू कहाँ था। अब धामू सक्करई को धक्का देके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ धामू और सक्करई के बीच थोड़ी सी मारामारी और थोड़ी सी चेज होती है, लेकिन धामू भाग जाता है और नंदिनी सक्करई को जेल से कॉल करके बताती है कि सभी लड़कियां हॉस्टल में रहती थी। अब इस लीड पे पुलिस पता लगाती है और पता चलता है कि सभी लड़कियों ने 1 सितंबर से 10 सितंबर 2013 के बीच अपने अपने स्कूल में एडमिशन लिया था, मतलब सेशन के बीच में, और इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे।
जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि बाप का नाम तक नहीं है। और ये 10 साल पहले की बात है। तब ये लड़कियां यही कोई 12 से 15 साल की होंगी। तो इन्होंने खुद एडमिशन कैसे लिया, फीस किसने पे की और उसकी पहचान क्यों छुपाई जा रही है, इस बात का पता मूर्ति ने लगा लिया है। लड़कियों के एडमिशन और फीस की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट की थी जिसका नाम है अप्लाइड सोसाइटी फाउंडेशन, जो प्रियमवदा का है। लेकिन प्रियमवदा ने तो उन लड़कियों को पहचानने से ही मना कर दिया था, याद है ना। अब सक्करई प्रियमवदा से पूछने जाता है। प्रियमवदा बताती है कि 10 साल पहले एक रात चेलप्पा प्रियमवदा के घर आया। असल में प्रियमवदा के स्कूल में एक लड़के की मौत स्कूल का नाश्ता खा के फूड पॉइजनिंग से हो गई थी और चुप रहने की कीमत के तौर पे चेलप्पा प्रियमवदा को उन 8 लड़कियों का अलग अलग शहर में एडमिशन करवाने के लिए बोलता है और जब चाहे चेलप्पा उन लड़कियों से मिल सकता है। लेकिन इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए कि चेलप्पा का उन लड़कियों से कोई संबंध है। प्रियमवदा ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन स्कूल को बचाने के लिए वो ये करती है। अब प्रियमवदा सक्करई से बोलती है कि जब उसने उन लड़कियों का फोटो देखा तो उसे बहुत खुशी हुई कि वो सब काफी कॉन्फिडेंट हैं और जाने अनजाने प्रियमवदा ने उनका एडमिशन करवा के एक अच्छा काम किया है। और अगर उन 8 लड़कियों ने मिलके असुर चेलप्पा का वध किया है तो क्या ये गलत है। ये सब सुन के सक्करई बुरी तरह टूट जाता है। वो तो चेलप्पा को भगवान मानता था। इधर जेल में नंदिनी की नींद रोज की तरह बुरे सपने से खुल जाती है और वो देखती है मुप्पी अपनी जगह नहीं है। तभी वो देखती है बाहर वीरा छुप छुप के कहीं जा रही है। वो उसके पीछे जाती है तो देखती है वहाँ मुप्पी भी है। नंदिनी पीछा करते हुए उस पुरानी बिल्डिंग तक पहुँच जाती है जो कभी भी गिर सकती है। वो एक खिड़की के अंदर देखती है तो 8 लड़कियां गोल घेरा बना के जोर जोर से रो रही है। और एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।